मैं 5 भाई बहनों में मंझली थी। मुझे छोड़कर मेरे सभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। बचपन से ही मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया गया। खेतों पर जाकर माँ बाप का हाथ बटाना, गायों की सेवा करना, सुबह से शाम तक काम करती और रात को थककर ऐसी चूर होती कि नींद सुबह ही खुलती। और ऐसे ही मेरे 17 बरस बीत गए। हमारे घर की छत भी केलुओं की थी, कोई पक्का मकान भी नहीं था। तभी एक दिन मेरे माँ बाप ने मुझे एक बहुत सुंदर साड़ी दी और पहनने को कहा, जिसे देखकर मेरी बहनें मेरी माँ से लड़ने लगी। तो माँ कहने लगी, आज इसकी सगाई है। अचानक मेरी सगाई? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ी जीजी के होने के बावजूद भी मेरी सगाई। जीजी ने भी कहा कि हमें छोड़कर इससे कौन शादी करने को तैयार हो गया। इतनी सुंदर साड़ी इसके लिए हमें तो कभी नहीं दी। तभी हमारे घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक बुजुर्ग औरत और आदमी और उसके 2 बेटे और उनकी बहू। दिखने में काफ़ी पढ़ी लिखा परिवार दिख रहा था। मेरे माता पिता उनका स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। दोनों लड़के बड़े सुंदर दिख रहे थे। मेरा नहीं, पर दोनों लड़कों को देख मेरी बहनों के दिल ज़रूर मचल रहे थे। मैं सोच भी क्या सकती थी। मेरे लिए शगुन में बड़े महंगे गिफ्ट दिए थे, कपड़े, गहने और कैश। मेरे 18 साल का होते ही मेरी शादी। मेरे 18 साल होने में भी अब बस 3 माह बचे थे। अंगूठी पहनाते समय ही मुझे पता चला कि मेरा मंगेतर कौन है। उनके जाने के बाद मेरी बहनें मेरे माता पिता से खूब लड़ी। कहने लगी, इस अनपढ़ के लिए इतना अच्छा रिश्ता, इसके साथ सौतेला व्यवहार करने के बावजूद भी आपने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। उस लड़के के लायक वो नहीं बल्कि हम हैं। हम में से ही किसी की शादी उससे करवा दो। पिताजी ने कहा, अरे कैसे करवा दे? उन लोगों ने कविता को ही चुना है, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। मेरे सारे कपड़े, गिफ्ट तो मेरी बहनों ने आपस में बांट लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे वहाँ जाकर ऐसे गिफ्ट खूब मिल जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, फोकट का नौकर चाहिए होगा, इसीलिए तुझ गंवार से शादी कर रहा है। बाहर किसी और से ही उसका चक्कर होगा। तो खुद सोच, उस जैसे लड़के को अच्छी व पढ़ी लिखी लड़कियों की क्या कमी है, या तो लड़के में ही कुछ तो है। उनकी बातों सुन माँ ने उन्हें फटकार लगाई, पर मेरे मन को सोचने पर मजबूर कर दिया। और न ही इन 3 महीनों में मेरी उससे कोई बात हुई। मेरी शादी की सारी तैयारी मेरी ससुराल ही हुई। वहीं जाकर शादी भी हुई, बड़े ही धूमधाम से। इसी शादी में लोगों की कानाफूसी भी शुरू हो गई थी मुझे लेकर। अंदर ही अंदर मुझे बुरा भी लगता था, पर मैं क्या कर सकती थी। जानबूझकर लोगों की बातों में आकर अच्छे भले रिश्ते को ठुकरा भी तो नहीं सकती थी। सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़ जिंदगी की पटरी पर चल पड़ी थी, बिल्कुल नई कहानी लिखने को। शादी की पहली रात मेरा पति विराट कमरे में आया। मेरा हाथ अपने हाथों में ले कहने लगा, तुम्हें बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, लोग हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाले कुछ शंकाओं को बड़े ही प्यार से समाधान निकाल दिया और धीरे धीरे उनके बहुत करीब आ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे विराट से इतना प्यार मिलेगा। परिवार के सभी सदस्यों से, मेरी सास या चाहे जेठानी हो, सभी से प्यार मिला। मैं नौकरों की तरह नहीं, एक सदस्य की तरह ही थी। नौकर तो थे काम करने को, पर फिर भी एक सवाल जो अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। शादी के दूसरे महीने में ही मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। इस खुशी से मानो जैसे मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ इस परिवार की झोली में डाल दी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद तो घर का हर सदस्य मुझे पलकों की छाँव में रखने लगा। एक दिन यह खुशी अपने माँ बाप व भाई बहनों के साथ बांटने के इरादे से अपने पीहर जाने की बात कही। मुझे खुशी खुशी मेरे पति लेकर भी गए, पर वहाँ ना तो घर का कोई निशान और ना ही मेरे माता पिता या भाई बहन का पता था। आसपास के लोगों से भी पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि किसी से अपने परिवार के बारे में पूछूं। इन 2 महीनों में ही मेरा परिवार कहाँ गायब हो गया। 9 महीने भी बीत गए। मैंने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, लेकिन 5-6 माह में ही मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। मेरा बच्चा लगभग साल भर का हो
गया था। अब मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने में असुविधा हो रही थी, तो मेरी जेठानी ने मेरे बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी थी। वो सभी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते, जैसे वो ही उसकी माँ हो। मैं थोड़ी बेपरवाह हो गई थी अपने बच्चे को लेकर। मैंने फिर एक और बच्चे को जन्म दिया, पर अब रात को मैं अपने दूसरे बेटे पर ध्यान देने लगी थी। जब वो रोता तो मेरी नींद भी टूट जाती थी, पर बड़े बेटे पर ध्यान नहीं दे पाई। मेरे बड़े बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले एक दिन मेरी सास ने कहा, तुम अपना बड़ा बेटा अपनी जेठानी को दे दो, वैसे भी वह हमेशा तुम्हारे सामने ही रहेगा। वो माँ नहीं बन सकती, और तुम खुद देख ही रही हो कितना प्यार करती है उससे। उसका मन भी उसी में लग गया। मुझे भी उनकी बात सही लगी, सो मैंने भी हाँ कह दिया। मुझसे एक पेपर पर अंगूठा लगवा दिया, जिससे कानूनी रूप से मेरा बच्चा मेरे जेठ जेठानी का हो गया। समय बीत रहा था। कुछ राज ही रहते हैं जब तक किसी राजदार से सामना नहीं होता, लेकिन सच कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। ये जो दिखने वाली खुशियाँ थी, इनके पीछे भी एक कड़वा और दिल झकझोर देने वाला सच था। सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, मैं भी थी। मेरी शादी को भी अब लगभग 17-18 साल हो चुके थे। मेरे बच्चे भी 16-17 साल के। मेरे सास ससुर को गुजरे भी 6-7 साल हो चुके थे। जेठ जेठानी व बड़ा बेटा अब हमारे साथ नहीं थे। वे किसी दूसरे शहर में रहते थे। कभी वे हमारे यहाँ तो कभी हम उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, हमारी नज़रें भी मिली, पर वह मुझे नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगी। दौड़कर मैंने उनका पीछा किया। वो मुझसे ऐसे भाग रही थी जैसे वो कोई गुनहगार थी, पर मेरी तेज गति ने उनका हाथ पकड़ ही लिया। जीजी, क्यों भाग रही हो मुझे देखकर? सब कहाँ गायब हो गए? न माँ, न बाप, न आप सब। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो आप सब ऐसे रूठे हो? और गलती भी हुई है तो गुनाह तो बताओ, प्रायश्चित करूँगी, क्षमा मांगूंगी आप सभी से। मेरी बात सुन मेरी सबसे बड़ी बहन राधा रोने लगी, कहने लगी, तुझसे नहीं, तेरे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो तेरे माँ बाप हो या तेरे ससुराल वाले, सभी से गुनाह हुआ है, और जिसकी सज़ा हम सभी को मिली है। तो कितनी मासूम है। सच बात है, जो भूला होता है उसका भोलेनाथ ही होता है। तुझे पता भी नहीं कि तुझे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं, क्योंकि तेरा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका था तेरे माँ बाप व ससुराल वालों ने। जब तुम 5 साल की थी, उस समय तेरी सास व ससुर यहाँ आए थे और उन्होंने तुम्हें चुना उसका वारिस पैदा करने के लिए, और तुम्हें हमेशा अनपढ़ रखने के लिए कहा, जिसके बदले वे हर महीने हमारे माँ बाप को रुपए भेजते थे। उसी रुपए से हमारा घर खर्च और हम चारों भाई बहनों की पढ़ाई हुई, इस उम्मीद से कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके बाकी सभी का अच्छा ही हो जाएगा। तेरी शादी के बाद एक बहुत बड़ी रकम मिली, वो लेकर हम यहाँ से चले गए एक सुनहरी ज़िंदगी की तलाश में। हमने नया मकान बनवाया, तेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हुई, लेकिन हमारे भाग्य में झोपड़पट्टी ही लिखी थी। हम वहीं आ गए। तेरा भाई शादी करके कहीं चला गया और तेरी छोटी बहन किसी के साथ भाग गई। माँ बाप की ऐसी हालत हुई कि अंतिम समय में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, जीजी ऐसा मत करो, इसमें आप चारों की क्या गलती है? आप भी तो बच्चे ही थे। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं, जिनसे होना चाहिए न वो इस दुनिया में है, और वैसे भी सज़ा तो मिल ही गई। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली जाती हूँ अपनी जेठानी के पास। जेठानी ने मुझे देखा और कहा, अरे कविता, अचानक तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है अकेले में। मुझे पहली बार इस तरह गंभीर देख वह मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा, पूछो, क्या पूछना है? जब मैं 5 साल की थी ऐसा क्या हुआ? सच कहना, मैंने कहा। उन्होंने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 21 साल की थी। शादी के 3-4 साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पा रही थी। हमारी सास मेरे पति को दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगी, पर मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा। तभी विराट ने भी शादी कर ली। हमारी सास ने
विराट जी से उम्मीद लगाना शुरू कर दिया। तब पता चला कि विराट पिता नहीं बन सकता और मैं माँ नहीं बन सकती। विराट को उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। तब हमें तुम्हारा परिवार दिखा जो हमसे काम मांग रहा था। तब न जाने कहाँ से ये विचार आया। तुम उस समय 6-7 साल की थी। तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी और कुछ रुपयों के बदले कुछ शर्तों के साथ तुम्हें ही चुना गया तुम्हारे बड़े होने तक। तो ये बच्चे किसके हैं? मैंने पूछा। मेरी जेठानी सिर झुकाए बिना बोले ही रही। मैंने चीख कर कहा, भाभी बोलो, ये बच्चे किसके हैं? उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, मेरे पति के। उनकी ये बात सुन मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोती। मैं कहने लगी, मुझे कैसे पता नहीं चला? जेठानी ने कहा, जब तक दोनों बच्चे नहीं हो गए थे उससे पहले तुम्हें कभी कभी विराट नशे की गोलियों वाला दूध पिलाते थे। तुम्हें होश नहीं रहता था। कविता, इस राज को हर कोई जानता है, पर जिसने भी इसे जाना उसे सिर्फ दुख मिला है। अब सिर्फ दोनों बेटे इसे नहीं जानते। ये तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो बताओ या फिर इसे एक राज ही बना रहने दो। तुम्हारे जेठ जी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफ़ी मांगे, पर हम सबकी ओर से हमें माफ़ कर देना। सारे के सारे लोग, कोई भी मेरा अपना नहीं था। सभी ने मेरा इस्तेमाल किया, विश्वासघात किया। आज मानो जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया था। मैं टूट गई थी पूरी तरह से। तभी अचानक बाहर से आवाज़ आई। दौड़ता हुआ मेरा बड़ा बेटा मेरी जेठानी से गले लग गया। माँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, उसने कहा। अरे चाची, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही किसी को याद करके आ गए थे, मैंने कहा। मेरे जेठ कभी मेरे सामने आए ही नहीं थे। मुझे इसका कारण भी अब पता चला। मैं वहाँ से चली गई, पर इस बार हमेशा के लिए। मेरे पति को भी कभी इतना खुश नहीं देखा। वो भी कहीं ना कहीं पश्चाताप से भरे थे। जो भी हो, पर मेरे बेटे मेरे थे। अचानक मेरे सामने मुस्कुराता हुआ आकर मुझे गला लगा लिया। मैं हमेशा खामोश ही रही, न अपने पति से कुछ कहा और न पूछा। मैं हमेशा अनजानी ही बनी रही आज तक। सच बोलती तो यहाँ नुकसान सिर्फ एक माँ और इसके बेटों का ही होता, और नुकसान पहुँचाती तो इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलता। सभी के साथ मैं भी एक राजदार बन गई थी, झूठी मुस्कान के साथ। भले ही मैं अनपढ़ थी, पर क्या आपको लगता है मैं गंवार थी या फिर समझदार? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। आपकी राय मुझे अच्छी कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।